Very good morning all the students. आप सभी का स्वागत है 8th क्लास के इस ऑनलाइन क्लास चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सोशल स्टडीज़ का सिविक्स पोर्शन का चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट हमने इसको कर दिया है, तो इसे ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज 24 जून है एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, चलिए तो गुड मॉर्निंग ऑल। बात कर लेते हैं चैप्टर की। हमने कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग देख लिया था। कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के सिग्निफिकेंसेस हमने देख लिए थे कि इसका क्या फ़ायदा होता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन हो तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। इसके बाद हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग देख ली थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो है वो कौन कौन लोग शामिल थे। तो हमने देखा था कि इसकी प्रोसेस जो है वो दिसंबर 1946 से स्टार्ट हो गई थी और इसमें 299 मेंबर्स थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। B.R. अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये नाम ध्यान रखने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड कौन थे? क्या कोई बता सकता है अपने से? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड कौन थे? सबसे पहले बात आती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली असल में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए जो एक इलेक्टेड बॉडी यहाँ पर डेवलप की गई थी उसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। हिंदी में कहते हैं संविधान निर्मात्री सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। कैन यू प्लीज़ गिव द आंसर? कोई नहीं है जवाब देने वाला? ठीक है, हमने कल प्रीएम्बल को डिस्कस कर लिया था कि प्रीएम्बल क्या होती है। तो एक तरह से जो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें प्रीएम्बल में देखने को मिलती है। इसके हमने हर वर्ड को सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स की। सैलिएंट फीचर्स का मतलब है संविधान में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन, तो इस रेंज में जो सबसे पहला है वो है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म का मतलब होता है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग को आप कह सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जहाँ पर कि पावर किसी एक इंस्टीट्यूट के हाथ में ना रहकर पावर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में डिवाइड हो, उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। तो इन इंडिया द पावर्स आर डिवाइडेड इनटू द टू इंस्टीट्यूट, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। हर वो नेशन जहाँ पर कि पावर डिसेंट्रलाइज्ड होती है वो फेडरल नेशन कहलाता है। इसी तरह से इंडिया भी जो है वो एक फेडरल नेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो लोग थे उन्होंने पहले इस चीज़ को इंश्योर किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर पर ही इस्टेब्लिश होना चाहिए। फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि प्रॉब्लम्स या किसी भी तरह से किसी भी रूलर के आर्बिट्ररी होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर कम हो जाती है। उसकी अपनी मनमानी करने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो कम हो जाती है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया कि फेडरल सिस्टम रहेगा, पावर की किसी एक इंस्टीट्यूट के हाथ में नहीं रहेगी जिसकी वजह से वो डोमिनेट नहीं हो पाएगा, और स्टेट और सेंटर दोनों के बीच में पावर का डिवाइडेशन होगा। देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं। दिस अरेंजमेंट इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। इन्होंने यहाँ पर क्या इम्प्लाइज किया
इन्होंने यहाँ पर इम्प्लाइज किया कि जो गवर्नमेंट है वो एक से ज़्यादा लेवल पर होगी, वन एट द सेंटर एंड अदर एट द स्टेट। द सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स डिसीजन एंड मेक्स लॉज ऑन सब्जेक्ट कंसर्निंग द एंटायर नेशन। अब यहाँ पर इन दोनों स्टेट्स, ये जो दोनों इंस्टीट्यूट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनके लिए पावर्स को डिवाइड किया गया। पावर्स को डिवाइड किया गया मतलब ये कौन कौन से टॉपिक्स पर कानून बना सकती है। इसके लिए यहाँ पर जो है सारे जो सब्जेक्ट्स थे उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पावर को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहली जो लिस्ट थी उसको यूनियन लिस्ट कहा गया, दूसरी लिस्ट को स्टेट लिस्ट कहा गया और तीसरी लिस्ट को कॉन्करेंट लिस्ट कहा गया। यूनियन लिस्ट के अंदर 97 सब्जेक्ट्स थे। उन 97 सब्जेक्ट्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट था कि वो कानून बना सकती है अपने हिसाब से। इसके बाद 66 सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट में थे जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को कानून बनाने का अधिकार था और 47 सब्जेक्ट्स कॉन्करेंट लिस्ट में थे और ये एक ऐसी लिस्ट थी जिसके अंदर आने वाले जो सब्जेक्ट्स थे उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकती थी। दोनों को ही अधिकार था कि वो दोनों ही इस पर कानून बना सके और दोनों के कानून बनाने में भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स के बीच में अगर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को ओवर रूल करेगा। ये चीज़ वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब की गई। सो ये जो सारा अरेंजमेंट है ये कहलाता है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये फेडरल स्ट्रक्चर एम्प्लाई है। इस फेडरल स्ट्रक्चर को हमने अडॉप्ट किया है। दैट्स वाई इट इज़ वन ऑफ द सैलिएंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए इस पैरा को मैं रीड करके कर देता हूँ। जो सारी बातें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है वही यहाँ पर ये बताएगा। दिस अरेंजमेंट इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, वन एट द सेंट्रल एंड द अदर एट द स्टेट। द सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स डिसीजन एंड मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स कंसर्निंग द एंटायर नेशन, जैसे कि फॉरेन रिलेशंस हैं, डिफेंस मैटर्स हैं, करेंसी के रिगार्डिंग है, कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग है, रेलवेज के रिगार्डिंग है, एक्सेट्रा। द स्टेट गवर्नमेंट डील्स विद द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। स्टेट का काम है कि वो अपने स्टेट की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ डील करेगा। फॉर इंस्टेंस एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर एक्सेट्रा कम अंडर द स्टेट ज्यूरिडिक्शन। दिस मीन्स देयर एग्जिस्ट अ क्लियर सेपरेशन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। इससे पता चलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर्स का एक क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कैसे है? आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द 3 लिस्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स, द यूनियन लिस्ट ऑन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स लॉज, द स्टेट लिस्ट ऑन विच द स्टेट गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड द कॉन्करेंट लिस्ट ऑन विच बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स शेयर द पावर टू मेक लॉज। The state in the Union of India derive their power from the Constitution. Union of India में जो states हैं इनको जो power दिए गए हैं वो Constitution के द्वारा दिए गए हैं। The Constitution also provides that in case of conflict or emergency, the affairs of states can be controlled by the center, keeping in mind the national interest. एक और चीज़ यहाँ पर दी हुई है कि अगर किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट या एमरजेंसी की पोजीशन किसी स्टेट में पैदा हो जाती है तो उस कंडीशन में उस स्टेट का सारा अफेयर्स का जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में आ सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ सकता है, ताकि नेशनल इंटरेस्ट को कोई नुकसान ना पहुँचे, देश को कोई नुकसान ना पहुँचे। इसे कहते हैं स्टेट एमरजेंसी। कैसे कहते हैं? स्टेट एमरजेंसी कहते हैं। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 में 356 आर्टिकल में इस स्टेट एमरजेंसी को डिस्क्राइब किया गया है। ये हम आगे के टॉपिक्स जब हम आगे आएंगे उनमें हम पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पर इस तरह के स्पेशल अरेंजमेंट्स करके किसी भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेता है इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी और कॉन्फ्लिक्ट टू प्रोटेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट इज कॉल्ड द स्टेट एमरजेंसी। अब हमारा जो नेक्स्ट सैलिएंट फीचर है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। हमारा जब देश आज़ाद हुआ इन 1947 तो उस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस चीज़ को पहले ही देख लिया था, इस चीज़ को पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हमारे यहाँ पर
कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर को ही प्लेस दिया जाएगा। दो तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं, दो तरह के डेमोक्रेटिक अरेंजमेंट्स होते हैं। एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड दूसरा होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। अगर हम बात करें प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की, तो उसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है यूएसए में। यूएसए इन द सेंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की, तो वो हमें देखने को मिलता है ब्रिटेन में। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है वो इलेक्टेड होता है, और साथ ही जैसा अरेंजमेंट ब्रिटेन की संसद में है वही अरेंजमेंट हमने यहाँ किया है। देखिए क्या है, दिस अरेंजमेंट हैज़ द पीपल इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं टू द पार्लियामेंट विच कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस। अब हमारा जो पार्लियामेंट है इसके अंदर 2 हाउसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस द प्रेसिडेंट इज ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव हु एक्ट्स ओनली विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द रियल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब इम्पॉर्टेंट बात समझो, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का मतलब जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इस देश का हेड बनाया गया हो, तो वो होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट एक इलेक्टेड बॉडी होती है, इसीलिए देश को रिपब्लिक कहा जाता है। हमने ऊपर जब प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने ये पढ़ी थी, तो वहाँ पर हमने ये वर्ड को पढ़ा था रिपब्लिक को। यू कैन गो थ्रू द वर्ड एंड कैन चेक। तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि प्रेसिडेंट जो होता है ये एक इलेक्टेड एंटिटी होता है, और उस इलेक्टेड एंटिटी के होने के कारण हमारे देश को रिपब्लिक कहा जाता है। हमने जो ये ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो अडॉप्ट किया, इसके अंदर हमने एक फेरबदल किया था। एज इट इज़ हमने इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को वहाँ से नहीं लिया, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर क्या है, वहाँ पर जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की जो पोस्ट है ये हेरिडेटरी है, यानी वहाँ आज भी कौन होता है कि किंग होता है। ठीक है, हेरिडेटरी पोस्ट जो है वहाँ पर वो कि किंग होती है। तो हमने यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को तो अडॉप्ट किया, लेकिन साथ ही हमने एक मॉडिफिकेशन किया कि हमारे यहाँ पर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एक मोनार्की ना होकर एक इलेक्टेड एंटिटी होगा। ठीक है, इसीलिए इसे रिपब्लिक भी कहा जाता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन हेड के रूप में प्रेसिडेंट होता है, जो कि सारी एग्जीक्यूटिव वर्क्स को संभालता है, लेकिन किसकी एडवाइस से, इसके लिए उसे एडवाइस चाहिए होती है द रियल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो होता है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, उनकी एडवाइस से ही प्रेसिडेंट काम करता है। कहने को प्रेसिडेंट एक पावरफुल मैन है, जो देश का फर्स्ट पर्सन है, साथ ही हेड है पूरे देश का, लेकिन उसके पास जो पावर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड होती है। केवल उसके द्वारा जो भी एक्शंस किए जाते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस से ही किए जाते हैं, वो खुद अपने से डिसीजंस नहीं ले सकते। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। फाइनली या मेनली पार्लियामेंट में जो आंसरेबल होती हैं असल में वो कौन होती हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, एंड द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद बात आती है सेपरेशन ऑफ पावर्स। हमारे यहाँ पर जो पावर्स है उनका सेपरेशन है। पूरे का पूरा जो हमारा ये गवर्नमेंट सिस्टम है, इसको 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया है, जहाँ पर कि पावर्स पूरी तरह से सेपरेट है। इसे एक वर्ड आप नोट कर लीजिए अपनी बुक में ही, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, HORIZON, हॉरिजॉन TOL, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जहाँ पर कि जो गवर्नमेंट है उसके तीनों ऑर्गन्स को अपनी अपनी पावर्स दी जाती है, जहाँ पर कि वो किसी दूसरे के जो पावर्स है उनमें इंटरफेयर करने के राइट नहीं रखता है, और अपने काम को वो पूरी इंडिपेंडेंसी के साथ में कर सकता है। वो पावर ऑफ सेपरेशन यहाँ पर किया गया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 3 ऑर्गन्स में बांटा गया है, एंड दीज ऑर्गन्स आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मीनिंग्स क्या है, लेजिस्लेचर का मतलब होता है
व्यवस्थापिका हिंदी में कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो लेजिस्लेचर का काम होता है वो है कानून बनाना, यानी मेकिंग ऑफ लॉज। तो लॉ बनाने का काम आपके लेजिस्लेचर के द्वारा किया जाता है। आफ्टर दैट जब लॉज बन जाते हैं तो लॉज के बनने के बाद उन्हें इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है, यानी एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी कानून वहाँ बना है उसका लोगों के द्वारा पालन किया जाए। तीसरा जो इसका ऑर्गन होता है दैट इज़ कॉल्ड जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या होता है? इफ़ एनीबडी वायलेट्स द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, तो उस कंडीशन में उसको पनिश करना और साथ ही उस लॉ को वापस से रिस्टोर करना, ये काम जो होता है वो जुडिशरी का होता है। तो जुडिशरी का काम है लॉ को प्रोटेक्ट करना। आप यहाँ पर इसे सिंपल फॉर्म में या कैसे याद कर सकते हैं? लेजिस्लेचर का मतलब मेकिंग ऑफ लॉज या लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक है। इसके बाद में एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव इज अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द लॉ बॉडी है, बॉडी टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। और जो जुडिशरी है वो प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज का काम करती है, लॉज को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द 3 organs ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड असाइंस ईच organ स्पेसिफिक एंड डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स। दीज organs आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? देखिए, जो भी मैंने आपको बताया उसे ही रीड यहाँ पर करने जा रहे हैं। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल कॉन्स्टिट्यूट द लेजिस्लेचर। जो भी लोगों के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो सब लेजिस्लेचर बनाते हैं। एंड दिस ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इज ऑफ द पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम का ये सबसे बेस्ट ऑर्गन होता है, एज इट मेक्स ऑल यूनियन लॉज एंड कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। ये एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है और साथ ही यूनियन लॉज को भी ये फ्रेम करता है। यूनियन लॉज मतलब यूनियन लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो लॉज हैं उनको ये बनाने का काम करता है। Executive, it is responsible for implementing the laws and administering the revenue. एग्जीक्यूटिव का काम है लॉज को इम्प्लीमेंट करना और देश को चलाना, ठीक है। थ्रू इट्स मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट। यहाँ पर इनका क्या होता है? एक मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट होता है। अब ये मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट हम कहें तो एक प्राइम मिनिस्टर होता है और प्राइम मिनिस्टर के कई सारे मिनिस्टर्स होते हैं और उन्हीं मिनिस्टर्स को मिलाकर जो एक एजेंसी वो बनती है उसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो सारे जो मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट्स हैं ये काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर के गाइडेंस। इसके बाद बात करते हैं हम जुडिशरी। इट इज़ एन ऑटोनमस ऑर्गन। ऑटोनमस का मतलब ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट ऑर्गन है। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के द्वारा इसको किसी भी तरह से अफेक्टेड नहीं किया जा सकता। विच इंश्योर्स दैट द लॉज एंड रूल्स ऑफ द कंट्री आर फॉलोड प्रॉपरली। इसका काम है जो भी लॉज हैं और रूल्स हैं उनको देश के सभी नागरिक प्रॉपरली फॉलो करें एंड दैट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर प्रोटेक्टेड। और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो हमारे लोगों को जो ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं उन राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी इसका काम है। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे राइट्स का वायलेशन होता है तो मैं उनके प्रोटेक्शन के लिए कहाँ पे जाऊँगा? मैं जाऊँगा जुडिशरी पे, यानी कोर्ट में जाऊँगा, केस करूँगा। तो ये बात यहाँ पर होती है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो डिसाइड्स ऑन एनी इशू अराइजिंग बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अगर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो उनके रिजोल्यूशन के लिए भी जो है वो जुडिशरी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप लोगों की तरफ से किसी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं है, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ऐसा कोई इंटरेक्शन आपकी तरफ से नहीं है। Even when I asked a question to you guys, you did not give the answer. कितने लोग प्रेजेंट हैं यहाँ पर? एक बार अपनी जो प्रेजेंस है वो यस लिखकर मुझे यहाँ बताइए।
जो लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं, अभी मेरा लेक्चर जो सुन रहे हैं, वो यहाँ पर लिखिए यस, एक मैसेज टाइप कीजिए YES, यस। दैट विल शो योर प्रेजेंट कि आप लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं। यस लिखकर मैसेज भेजिए ताकि मुझे पता चले कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। जो लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, जो लोग अभी स्टडीज़ कर रहे हैं, जो लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, जस्ट राइट YES, yes and send it to me। हेतल, रुम्पा समीर घोष, रीना गुप्ता, सत्यनारायण शर्मा, संतोष शर्मा, कशिश शेख, भरत राणा, चंचल कंवर, संजय सैनी, देवराज मीना, कोई भी ऑनलाइन नहीं है। इतनी देर में तो आपका मैसेज आ जाना चाहिए था ना। चलिए हम बात करते हैं अब हमारे फोर्थ पॉइंट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंश्योर एवरी सिटीजन राइट टू वोट। हर देश के नागरिक को राइट टू वोट, वोट देने के अधिकार को इंश्योर करने का काम करती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये उसको कब मिलता है राइट, वोट देने का राइट? एक ह्यूमन बीइंग को कब मिलता है, एक इंसान को कब मिलता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक है, उसे अपनी 18 ईयर्स की एज कंप्लीट करने के बाद, व्हेन अ पर्सन बिकम्स ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज, ही गेट्स द राइट टू वोट। दिस प्रोसेस ऑफ गेटिंग राइट टू वोट by attaining the 18 years of age of a person is called the universal adult franchise। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट टू वोट। व्हेन अ पर्सन बिकम्स 18 years, he gets the voting rights from the constitution। This process is called the universal adult franchise। This essentially means one person, one vote। Each and every citizen of India who is 18 years or above of age have a right to vote, irrespective of their caste, creed, religion, gender, educational status, etc। इसमें मैटर नहीं करता कि आप कौन सी जाति, कौन से धर्म, कौन से लिंग से हैं, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं। हर व्यक्ति को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के यहाँ पर वोट देने का अधिकार मिलता है। फिफ्थ पॉइंट, द फंडामेंटल राइट्स। As we studied earlier, the Constitution provides us a set of rights for all the citizens of India. We call it the fundamental rights, right? Among the most important features of the Indian Constitution is the provision of fundamental rights which are provided to all Indian citizens, irrespective of the caste, creed, gender, etc। हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग, किसी भी संप्रदाय से संबंधित हो, उसे ये फंडामेंटल राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। दीज फंडामेंटल राइट्स आर इन नंबर 6। 6 हैं ये। 6 फंडामेंटल राइट्स हैव बीन guaranteed to the citizens। However, these rights have certain legitimate restrictions which do not render them absolute। यहाँ पर इन राइट्स के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। रेस्ट्रिक्शंस का, लेजिटिमेट रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है वाजिब रोक, जो कि होनी ही चाहिए, है ना भाई। राइट्स का मतलब ये नहीं कि आप जो मर्जी आए वो कर सकते हैं, आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं, नहीं, ऐसा नहीं। एक लेजिटिमेट रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर हैं इसके ऊपर, ताकि लोग जो है इनको एब्सोल्यूट रेंडर ना कर सकें।
These restrictions aim to balance the rights of the individual on one hand and the large interest of the society and security of the country. अगर देश की कहीं भी सुरक्षा के लिए कोई भी खतरा होता है तो ऐसी कंडीशन में इन राइट्स को रिस्टोर किया जा सकता है. At the time of emergency, these rights can be restored. The fundamental rights enshrined in the Constitution of India are briefly discussed here. अब नीचे हम यहाँ पर जो है इन फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे, बट दीज फंडामेंटल राइट्स विल नॉट बी डिस्कस्ड इन टुडेज क्लास. हम इनको कल की क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे. हम एक बार इनके नाम देख लेते हैं कि ये कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं. तो द फर्स्ट फंडामेंटल राइट इज राइट टू इक्वालिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, एंड द सिक्स्थ वन इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. फाइन. तो आप इस सबको रिवाइज करना, जो हम लोग आपको मिले वो करना. कोई भी डाउट्स अगर हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं. आज के लिए थैंक यू सो मच.